तो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन आवर वेरी इंटरैक्टिव लेक्चर 2 ऑफ आवर बायोलॉजी क्लास। यस बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ा था। यह देखा था कि सेल साइकिल किसे कहते हैं, राइट? सेल साइकिल सेल में जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर सेल साइकिल जो होती है उसमें कैसे 3 फेजेस होते हैं हमारे, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेल की ग्रोथ होती है और सेल फिर डिवाइड करता है, राइट? फिर हमने पढ़ा कि उसकी ड्यूरेशन कैसे कैसे है, मतलब किस सेल में कैसे ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है, ये हमने पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस भी उसके लगाए थे, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस बेटा सेकेंड लेक्चर। और इस सेकेंड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वेरी इंटरेक्टिव सेक्शन है ये आपके लिए। यहां आप देखें क्या हम समझने वाले हैं। यस, इन दिस सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। देन वी विल नो द कॉन्सेप्ट टू सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल साइकिल। सेल साइकिल से न्यूमेरिकल के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ टेलोमियर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, राइट? तो उसको भी आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे, राइट? नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि सेल फेज जो सेल साइकिल की होती है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 फेज होती है, राइट? 2 फेज में पहली फेज जो है हमारी वो होती है आई फेज, दैट इज द इंटरफेज, जो मैक्सिमम टाइम लेता है, और सेकेंड जो फेज होती है वो एम फेज होती है, दैट इज द माइटोटिक फेज, और वो सबसे कम ओनली 5% टाइम लेता है। तो हम अरे अंदर भी एक साथ जग रही है कि आखिर ये जाने कि उसके बीच क्या होता है, कैसे सेल ग्रो करेगा और कैसे न्यूक्लियर की डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस होती है, राइट ना? सो लेट्स कम एंड सी द फर्स्ट फेज। तो मैं यहां अब डिस्कस करने वाला हूं कि फेज ऑफ सेल साइकिल। ये फेज ऑफ सेल साइकिल, जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि जब भी हम सेल साइकिल लेते हैं तो हमारे पास 2 फेज होंगे। पहला फेज that is your interphase, okay, and second phase is your M phase, that is mitotic phase, clear? तो फर्स्ट फेज की बात हो रही है बेटा, तो ये फर्स्ट फेज जो है अपना इंटरफेज की बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये आएगा, इसमें आपको समझना होगा कि ये फेज कितना टाइम लेता है। पहला क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो टाइम टेकन टोटल सेल साइकिल का जो टाइम ये लेगा दैट इज 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल, सेल साइकिल में जितने टाइम लगने हैं उसका 95% ये लाइन लेगा, ओके? नाउ अब रही बात कि आखिर ये होता क्या है। यस, तो आप ये देखेंगे ये सेल जो इंटरफेज है अपनी, ये इंटरफेज फर्स्ट फेज होती है। अच्छा, यहां भी 2 तरह से हम लोग ले सकते हैं। यदि मान लो कि आपके पास सेल डिवाइड कर गया, मतलब अभी छोटा सा सेल है, उसके बाद आप काउंट कर रहे हो, देन हमने पहले क्या लेना है, इंटरफेज लेना है। लेकिन सेल यदि आपका मैच्योर्ड हो गया, उसके बाद आप काउंट करोगे तो क्या होगा, फिर आपको मैच्योर तो हो ही चुका है, मतलब सेल की ग्रोथ हो चुकी है, मतलब इंटरफेज वो पूरा कर चुका है। तब आप क्या स्टार्ट करेंगे, देन यू विल स्टार्ट एम फेज। तब आप कहां जाएंगे, आई फेज में। तो कभी ऐसा क्वेश्चन इंटरप्रिटेट करके आपसे पूछा जा सकता है कि यदि मैच्योर सेल आपको दे दिया, कब बताओ, तो यार तो मैच्योर पहले हो चुका है, ग्रो हो चुकी है, इंटरफेज हो चुका है, तो अब क्या होना है बेटा, तब होगा एम फेज, क्लियर ना? लेकिन यदि हमने 0 से स्टार्ट करना है, सेल अभी छोटा सा है, अभी ग्रो करना है, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटरफेज, आई फेज, राइट? तो ये हमने मान लिया, उसी तरह से ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट फेज हमने माना उसके लिए। अब देखो, ये आपके एनसीईआरटी का ये डायग्राम दिया हुआ है, आप क्या देख पा रहे हो, वेरी सिंपल, लेट्स सी। हमारे पास ये एम फेज है और यहां से लेकर यहां तक बेटा, ये देखो, ये जो मैंने कलर से बनाया है, ये टोटल आपका इंटरफेज है। तो ये एम फेज, ये एम फेज, उसके बाद कौन आया, इंटरफेज,
फिर कौन आएगा, एम फेज। कुछ समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये सी। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो एम फेज माइटोटिक फेज के बीच में कौन आएगा, इंटरफेज आएगा। मीन्स टू से इसके लिए एनसीईआरटी एक लैंग्वेज लिखती है। क्या लैंग्वेज लिखती है बेटा, कि ये इंटरफेज जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, टू सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में कौन होगा, आई फेज होगा। क्लियर ना। नाउ लेट्स सी। अब ये बात सेकेंड पॉइंट में आप समझे, बहुत किताब में ये लिखता है कि ये कैसा फेज है बेटा, ये रेस्टिंग फेज है, ऐसा लिखता है। ऐसा लिखता है कि ये इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब ये जो दिखाई ना दे सके, बोलते हैं ना जो दिखता है सो ही बिकता है, राइट ना। लेकिन बहुत तो ऐसे होते हैं काम खूब करते हैं बट उसके बारे में लोग नहीं जानता, राइट। यहां वही स्थिति है, काम तो खूब होना है लेकिन दिखेगा नहीं, प्रिपरेटरी फेज में है ना वो, इसलिए दिखता नहीं। अब चूंकि दिख नहीं रहा, उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, दैट्स वाई लोगों को लगता है यार रेस्ट कर रहा है, बट रेस्ट नहीं कर रहा होता है बेटा। ये इनविजिबल जरूर है बट रेस्टिंग नहीं है, रेदर इट इज मेटाबॉलिकली वेरी वेरी एक्टिव। माइंड वेल। तो क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई ये क्या है, दिस इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। ये वेरी एक्टिव स्टेज है, बहुत सारे काम करना है इसको, राइट। नाउ नेक्स्ट बात कि अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम इंटरफेस की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे बेशक हम क्रोमोसोम की चर्चा कर देते हैं बट क्रोमोसोम के फॉर्म में वो स्ट्रक्चर नहीं दिखता, याद रखना है। इंटरफेज में हमारे पास G1 आने वाला है, G2 फेज आने वाला है, S फेज आने वाला है, तीनों फेज आएंगे, बारी बारी से आएंगे, G1 S G2। लेकिन यहां पे किसी भी तीन फेज में आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेगी। बेशक हम पढ़ाते हैं तो क्रोमोसोम मान के पढ़ाते हैं बट वहां दिखता क्या है, क्रोमैटिड्स दिखती है। तो इसका मतलब यह हुआ जो विजिबल स्ट्रक्चर है आपका वो क्या है, वो क्या है बेटा, वो है आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन होती है, यहां क्रोमोसोम के फॉर्म में कोई चीज नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम के फॉर्म में यदि आप खोजना चाहते हो तो देन यू हैव टू गो फॉर एम फेज, माइटोटिक फेज। क्लियर। और क्रोमोसोम के लिए बहुत अच्छा आइडियल फेज माना जाता है उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, कौन सा, मेटाफेज। और स्ट्रक्चर नंबर के लिए, लेकिन यदि आप बात करना चाहते हो शेप के लिए तो वो एनाफेज माना जाता है। कैसे, उस समय देखेंगे आगे। नाउ अब यहां यह समझना है आपको कि पूरे इंटरफेज में टोटल हमारे पास 3 सब फेजेस होते हैं। उसमें क्या क्या आएगा बेटा, एक G1 फेज, देन वी हैव S फेज, ये सीक्वेंशियल होना है, देन वी हैव G2 फेज, राइट ना। इसके बाद फिर M आ जाएगा, राइट ना। तो ये 3 फेज आने हैं कहां, इंटरफेज में। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आपने तो बोल दिया कि 95% है, सबसे ज्यादा है, और मैंने कहा था कि हम बहुत स्वार्थी हैं, हम ह्यूमन के बारे में सोचते, पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं। तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में आपके मन में हो रहा होगा कि अच्छा सर ने बताया था कि टोटल 24 आवर्स लगते हैं, 1 आवर्स तो एम फेज के लिए चलेगा, मतलब बचे कितने, 23 आवर्स। उसी 23 आवर्स में क्या होना है, इनका विभाजन होना है। और मैंने यह भी बोला था कि सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। एक ही सेल को आप लोगे तो थोड़ा वेरी करेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो यहां पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। तो आप देखो यदि आपने केवल ह्यूमन सेल की बात करी है, ह्यूमन सेल जो सोमैटिक सेल हमने कल्चर करा, उसके बेसिस पे यदि आप देखते हो तो मानते हैं कि इसके होने में 8 to 12 आवर्स का समय लगता है, इसे होने में 6 to 8 आवर्स का समय लगता है, और यहां पे 3 to 4 आवर्स के समय लगते हैं। ये वेरिएबल है, थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है। तो ऑन एन ये एवरेज इसकी रेट यही होती है।
अब इस पूरे एवरेज को यदि आप चेक कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी हायरार्की क्या हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है इसका मतलब ये बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा फेज कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे छोटा फेज कौन है, या इन तीनों की आप हायरार्की बताओ असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लाइक दैट क्वेश्चन विल कम टू यू। सो हाउ विल यू रिप्लाई माय चाइल्ड, लेट्स सी। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप हायरार्की की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया, G1, उसके बाद किसने लिया बेटा S, और देन वी हैव G2। तो यदि आप इंटरफेस की बात कर रहे होते हो तो वैसी स्थिति में आपको याद रखना है कि वैसी स्थिति में यस हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन रहेगा। हायरार्की की बात कर रहे हैं आप तो ये हायरार्की इसकी ये रहेगी बेटा, ये रहेगी हायरार्की इसकी, कि हायरार्की लेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा G1 में, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट फेज हो गया। ये आपका इन तीनों में अदरवाइज यदि M हुआ तो वो सबसे छोटा होगा। इन तीनों में ये स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं। अमॉन्ग थ्री ऑलवेज रिमेंबर, अदरवाइज यदि मैं चारों लूंगा तो फिर M हो जाएगा, क्योंकि M में कितना टाइम लगना है, 1 आवर ओनली, सबसे कम। माइंड वेल, तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे को ये बताओ असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो आप ऐसे जाएंगे G1 S G2, ऐसे यदि पूछ रहा है वो राइट, तो आपको क्या करना होगा, G2 S G1, लाइक दैट यू हैव टू से, राइट। तो इस तरीके से ये फेज होता है, और ये थोड़ा बहुत अलग अलग केसेस में थोड़ी वेरी कर सकती है, बट ऑन एन एवरेज यही रहता है। तो ये तो मैंने बताया इंटरफेज सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज है। मैक्सिमम सेल के अंदर जो सेलुलर चेंजेस होते हैं न्यूक्लियर लेवल पे और साइटोलॉजिकल लेवल पे, यही होने होते हैं। यहां पे सारी क्रिया होती है, मैक्सिमम टाइम ले रहा है ये, बट विजुअलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए उसको रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, बट मेटाबॉलिकली वो हाईली एक्टिव होता है, राइट। कितने सब फेजेस होंगे, 3, दैट इज G1 S और G2। क्लियर है बेटा। नाउ लेट्स सी, इन तीनों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। यस, वन बाय वन। जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट G1 फेज, कि G1 फेज में क्या होना है। सबसे बड़ा फेज है ह्यूमन के बॉडी में, लिया आपने तो क्या देखा, 8 to 12 आवर्स का टाइम लिया इसने, राइट ना। तो यहां क्या क्या होना है, आइए लेट्स सी। मानते हैं सबसे पहले इसका नाम समझते हैं बेटा। नाम G1 क्यों लिखा, G1 का मतलब ये होता है, G1 का मतलब यहां ये होता है ऑल्सो नोन एज, एक के मतलब ऑल्सो नोन एज, क्या G1 का मतलब होता है बेटा गैप 1, दैट्स व्हाई कॉल्ड G1। कुछ लोग मानते हैं जनरेशन टाइम गैप 1 या जनरेशन टाइम 1 बोलते हैं, जनरली गैप 1 बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, आप क्या देख रहे हो, यहां से देखो बेटा, ये देखो, ये है आपका G1, और आप साफ साफ देख पा रहे हो ये G1 कब आया है, इस M के बाद आया है और इस S फेज के पहले आया है। तो हम और क्या बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल यदि वो बाद में आया है तो आराम से हम इसे चाहें तो बोल सकते हैं कि क्या है, दिस इज पोस्ट माइटोटिक फेज, माइटोसिस के बाद आया है तो पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं। और इस फेज के पहले आया है तो प्री, इसका मतलब सिंथेटिक होता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या है, दिस इज प्री सिंथेटिक फेज, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये तीनों नाम हो गए। क्या क्या हो गए बेटा, यस, गैप 1, पोस्ट माइटोटिक फेज एंड प्री सिंथेटिक फेज। अब आप समझिए यहां पर क्या क्या होना है। पहली बात मैंने कहा सबसे ज्यादा टाइम लिया इसने, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। टाइम मैंने बताया था ह्यूमन का ले लो आप तो 8 to 12 आवर्स लिया था इसने। नाउ सेकेंड, यहां पे आप देखने वाले हैं कि सेल की जो साइज है, यस, साइज ऑफ दोनों सेल का मतलब साइटोप्लाज्म और साइज ऑफ न्यूक्लियस, आप देखोगे दोनों जो है वो इंक्रीज करेगा, दोनों के अंदर जो साइज होंगे वो बढ़ते जाएंगे। अब यहां क्वेश्चन ये आता है, आखिर उसके अंदर क्या हो रहा है कि साइज बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं
क्या क्या हो रहा है यहां पे। आप देख पाएंगे यहां पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई यहां पर जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, यही पे डुप्लीकेट कर जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोट कर सकते हो, क्या कि भाई मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स, यही पे वो डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, राइट। नाउ सेकंड, आप देखेंगे क्या क्या और सिंथेसिस होता है। यहां पे आप देखें, है ना, यहां पे आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स का सिक्रीशन होगा यहां पे। अभी अमाइनो एसिड्स आपको पता है जब उसकी सिंथेसिस होगी तो ये मिल के क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। अब यहां दो बातें आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा। तो हमारे लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, अब उसको कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। दो इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोटीन है। पहला प्रोटीन यदि हम बात करें तो वो होता है हिस्टोनिक प्रोटीन। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या ये हिस्टोन प्रोटीन बनाता है? नहीं, यहां नहीं बनती हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन तो नहीं बनती हिस्टोन की, बट हिस्टोन को बनाने वाला जो अमाइनो एसिड्स है वो यहां बन जाएगा। तो याद रखना है, हिस्टोनिक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या होता बेटा, इसको बनाने वाला क्या चाहिए, इसकी जो अमाइनो एसिड्स है केवल अभी वो बनेगी, और नेक्स्ट फेज में जो इसका प्रोटीन है हिस्टोन का वो बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन यदि आप नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन की बात करें तो ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनता है। इसके अलावा आरएनए की सिंथेसिस होगी, राइट। इसके अलावा, है ना, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा जो रिक्वायर्ड हो, एंजाइम्स एट द रेट ऑफ सेल रिक्वायरमेंट, जो भी सेल को चाहिए वो सब बना लेगा। आप यूं समझो कि आपको अपने घर से दूर जाना है, 4-5 दिन का आपका सफर है, तो क्या करोगे? कोशिश ये करोगे कि 4-5 दिन के लिए जितना स्टॉक कर सके वो सारे स्टॉक कर ले, क्योंकि जब मैं बाहर जाऊंगा घर से तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे जो स्टॉक किया हुआ चीज है, जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है, इस सबको यूज करेंगे, और यूज करने के बाद ये जो लंबी जर्नी होने वाली है उसमें हम अपने को कंफर्ट जोन में रखेंगे। ये तैयारी है बेटा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। ये इंटरफेज क्या है? दिस इज कंप्लीटली प्रीपेरेटरी फेज है। प्रीपेरेटरी फेज, प्रिपरेशन होता है यहां पे, प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेटरी फेज है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जितने सेल साइकिल के इवेंट्स हैं वो क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड है। तो अभी प्रिपरेशन हो जाएगी तब तो आगे जाके फिर डिवाइड करेगा, अदरवाइज डिवाइड कैसे करेगा? तो ये बात समझनी है हमें। तो सॉरी, तो इसीलिए इस प्रिपरेशन के फेज में ये सारे काम हो जाने हैं। तो अब फिर से आ जाओ, कलेक्ट करते हैं बेटा पॉइंट्स। G1 क्या होता है? गैप 1 है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई, यहां पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। फिर क्या होना है, सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटीन्स हैं वो बनेंगे, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनेगा, उसकी अमाइनो एसिड बन जाएगी। बाकी डीएनए, है ना, आरएनए और ये कुछ बनना है। डीएनए तो बनना नहीं, डीएनए का डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में। तो डीएनए से डीएनए भी नहीं बनेगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, बट डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन यहां नहीं होगा। इसीलिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं बना है।
ये एक तरह का आप बोल सकते हो चेक पॉइंट भी इसने रखा हुआ है। ये कब बनेगा? एस फेज में। ओ बनेगा तो फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया? दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, दैट इज G1 फेज, गैप 1 फेज। क्लियर है बेटा? अब आइए, नाउ विल टॉक अबाउट, यस, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? सेकेंड फेज अपना है, एंड दैट इज या एस फेज। अब इस फेज में आप देखो, जैसे कि वहां बात हो रही थी उसी तरीके से हम लोग पॉइंट कलेक्ट करें तो क्या क्या बोल सकते हैं। पहली बात ये हो गई कि ये एस का मतलब सिंथेटिक होता है, तो इसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, पहली बात। दूसरी बात, ये एस फेज जो है बेटा, ये कब आया? G1 के बाद और G2 के पहले। तो क्या लिख सकते हैं? प्री G1, प्री G2 एंड पोस्ट G1 लिख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या लिख सकते हैं हम। प्री मींस पहले, किसके पहले आया? G2 के पहले आया, तो प्री G2 फेज। या किसके बाद आया? G1 के बाद, पोस्ट G1 फेज। क्लियर है? अब आइए समझते हैं यहां पर होना क्या है, यहां क्या होना है। अच्छा, कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है जो आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा इट इज इन बिटवीन G1 एंड G2, इन बिटवीन G1 एंड G2। यदि मैं बोलूं इट इज इन बिटवीन G2 एंड G1, तो क्या लगता है क्या होगा? सही या नहीं? ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। फिर आप देखिए, यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन होना है, तो अभी क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन ये भी आ गया। एम फेज है और एस फेज है, एम और एस के बीच में यहां G1 है, और एम और एस के बीच में यहां कौन है? G2 है। बात समझे? तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये दोनों के बीच में ये भी है और इन दोनों के बीच में ये है। यदि मैं ये लिखना चाहता हूं G1, तो एस के लिए क्या लिखूंगा? बात समझिए। आइए एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला कि ये जो G1 है आपका, ये इन बिटवीन क्या है? ये बिटवीन क्या है? G1 M है, ओके, और ये S है। ध्यान दीजिए, M फेज और S फेज। अब ये S फेज में क्या होगा? यहां पे उस समय होगा, इसके पहले आया है, तो क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, S जब लिखेगा तो उस समय लिखेगा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब शुरू ही हो रहा है। ध्यान देना होगा। तो यहां पर वो लिखेगा कि यहां क्या हो रहा है? इनिशिएशन, मतलब इनिशिएशन मतलब उसके पहले की अवस्था है, और इसी के पहले की अवस्था कौन है? G1 है। तो यहां लिखेगा इनिशिएशन, अभी शुरू ही होने वाला है, किसका? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो बेटा बायोलॉजी आसान है और टफ भी है। आसान इसलिए कि आप पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, बट टफ इसलिए जब लैंग्वेज से खेलना शुरू करता है तो हमें वहां समझ में आती है उसके कॉन्सेप्चुअल वैल्यू। तो ये हमको हर पहलू पे समझना पड़ेगा। क्लियर बेटा? नाउ लेट्स सी, तो बात हो रही थी यहां एस में क्या आएगा, तो ये एस इन बिटवीन ये हो गया। दूसरा यहां पर क्या होता है? यहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, या इसी को रेप्लिकेशन होते हैं। रेप्लिकेशन होगा यहां पे। अब यहां बहुत जरूरी है समझना कि डीएनए के रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। अब आइए समझिए, यहां पर यहां मेन पॉइंट्स क्या आता है। यहां रेप्लिकेशन का मतलब यह है बेटा, सपोज करो हमने ये लिए हैं क्रोमोसोम। अब मैं क्रोमोसोम के फॉर्म में समझा रहा हूं, होता तो क्रोमैटिड है, बट मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। मान लो ये फॉर्म है। यहां पे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा कि क्या होता है डीएनए, क्या होती है सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड्स, ये समझना पड़ेगा। तो यहीं से हम समझ सकते हैं, है ना? आपको चिंता नहीं करना। या आ जाओ, आपको मैं बेसिक चीज समझाता हूं, पहले यहां से आप समझ लेते हैं। या देखो, अब यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या बोला है? यहां पर बोला मैंने ये दो चीजें, लेट्स सी, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ये है बेटा सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर। और आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोला? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको यह देखना है कि ये कितने हैं? ये n है, ये n है, मतलब टोटल ये 2n है, मतलब मैं डिप्लॉयड सेल की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब आइए समझिए, मैं बात करना चाहता हूं क्रोमैटिड्स की। ध्यान दीजिए, ये एक क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड्स हैं? दो,
मतलब ये एक है और ये एक है, मतलब 2n तो है ही और यहां पर 2c भी है। ये कब है? जब मैंने इसको G1 में छोड़ा था। लेकिन मैं बोल रहा हूं अब इसकी क्या हो गई, इस फेज हो गया। इस पेज में क्या होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाती है। मतलब ये, अब आप समझिए फिर से, यहां पर ये जो स्टेज था ये आप देखेंगे कि डबल हो गया। तो सी दिस इज द कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड मीन्स टू से बेटा, आप यहां देख पा रहे हो किस तरीके से ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया। आ जाओ इसको भी कलर कर देते हैं। दिस इज योर सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर कितने? 2, n और n। तो क्रोमोसोम भी कितने हो गए हमारे पास? 2n हो गए। दिस इज 2n। और इस 2n में यदि मैं क्रोमैटिड्स की बात करूं तो अब ध्यान दो कितना हो गया, यहां से देखो सी, 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 3 क्रोमैटिड एंड 1, 4 क्रोमैटिड, मतलब 4c हो गए। पहले कितने थे हमारे पास? पहले बेटा 2c थे। 2c से अब क्या हो गया? 4c हो गया। मतलब ये कि हमारा डीएनए का जो कंटेंट है, क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो डबल हो गया। 2c से 4c हो गया। हमने ये कहां लिया था? हमने लिया था डिप्लॉयड सेल में लिया था, इसलिए राइट ना। तो ये 2c से 4c हो गया और 2n से n ही रहा। मतलब यहां पर क्या नहीं होता और क्या होता है ये समझना होगा। क्या समझना होगा बेटा? इसमें क्या हुआ और नहीं हुआ। लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि यदि क्वेश्चन पूछेगा यहां पर बताओ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर पहले कितनी थी? 2n थी, अभी भी 2n, नो चेंज, रिमेन सेम, रिमेन सेम, कोई अंतर नहीं आया बेटा। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं क्रोमैटिड का। क्रोमैटिड मतलब क्या होता है? कंटेंट। मतलब अब बात हो रही है क्रोमोसोम कंटेंट की। अच्छा, क्रोमोसोम कंटेंट को और क्या क्या लिख सकते हैं समझो। इसी को हम लिख सकते हैं डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पहले कितना था? पहले था 2c, अब कितना हो गया? ये 4c। 2c से 4c मतलब जस्ट डबल, ये डबल हो गया बेटा। मतलब ये कि जो क्रोमोसोम की नंबर थी वो क्रोमोसोम की नंबर n थी 2n और 2n ही रह गई, कोई चेंज नहीं आया। मैंने कहा रिमेन सेम। लेकिन जो कंटेंट था वो 2c से 4c हो गया, मतलब कंटेंट बिकम जस्ट डबल। माइंड वेल। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इस फेज में जो सबसे बड़ा काम होता है वो कि डीएनए की क्या होगी? डुप्लीकेशन होगी। सेल का साइज जो पहले से बढ़ रहा था, न्यूक्लियस की साइज जो बढ़ रही थी वो बढ़ती रहेगी। चलो इधर मैं लिखता हूं कि भाई सेल की साइज, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस और ज्यादा ही बढ़ेगा यहां पे क्योंकि डुप्लीकेशन हो गया, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा? तो ये इस फेज की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ पूछता है, क्या रहा कि भाई देखो क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है ये कि यदि आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो इस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन बिल्कुल होगा। और ये शुरुआत कहां होगी? डीएनए कहां रहता है? उसका घर न्यूक्लियस है, तो उसकी रेप्लिकेशन भी कहां होगी? न्यूक्लियस में ही होगी। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट चलो एनसीईआरटी ने पूछा है तो जवाब हमें देना है कि ये न्यूक्लियस होएगा, राइट। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बात करी है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा? तो डुप्लीकेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये डुप्लीकेशन कहां होगा? जहां सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल कहां होता है बेटा? तो लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल इज साइटोप्लाज्म। तो आप देखोगे ये साइटोप्लाज्म में होएगा। माइंड वेल। तो ये केस क्यों बोला एनिमल के लिए? इसलिए क्योंकि प्लांट के सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं होता, राइट। उसके जगह पे प्लांट में एमटीओसी होती है, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग, जो सेंट्रियोल का काम करता वो होगा।
बट सेंट्रियोल्स नहीं होता है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई उन्होंने चर्चा करी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, तो न्यू चीज क्या है, नई बात क्या है? नई बात पहली तो है ही नहीं, ये सारा बच्चा जानता है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, वो इस पेज में होता है। क्लियर है बेटा? तो इस पेज में, और कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। सो दिस इज अबाउट सेकंड फेज ऑफ द इंटरफेज, दैट इज सेल, दैट इज योर एस फेज। और टाइम भी कितना लिया इसने? यस, 6 to 8 आवर्स, जैसे कि ह्यूमन में हमने देखा था। अब बारी आती है G2 की। अब G2 में आइए इसके बारे में भी समझते हैं, पॉइंट वाइज लेते हैं बेटा। ये आप देखिए क्या क्या होगा। पहली बात, G2 जो है वो गैप 2 हो गया, पहली बात। दूसरी, ये G2 कब आया है? एस के बाद, तो आप क्या लिख सकते हो, पोस्ट सिंथेटिक फेज हो गया। तीसरा कब आया? पहले, एम के पहले, क्या लिख सकते हैं, प्री माइटोटिक। चलिए, तीसरी बात समझ आ गई आपको। अब ये बात, इसमें क्या क्या होना है, यहां भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो जीवन में चल रहा था वो सारे काम यहां भी चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सेल का साइज, न्यूक्लियस की साइज बढ़ती रहेगी। तो यहां भी आप देखेंगे कि साइज ऑफ बोथ सेल और न्यूक्लियस ये बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज्ड। दूसरा, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहां पे आपको एक स्पेशल प्रोटीन बनता दिखेगा, एंड दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो बन जाएगा यहां पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और यही ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो आपको आगे जाके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ये जरूर यहां चेक का होगा। दूसरा, बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हमने बोला था डुप्लीकेट हो जाता है जीवन में, बिल्कुल सही बात है। तो G2 में क्या होगा, कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो वहां पर बन रहे होते हैं, वो यहां 100% बन के कंफर्म हो जाएंगे, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लार्जर सेल ऑर्गेनेल्स। यस बेटा, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया को ले लो, राइट ना, माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगता है पहले फेज में ही, लेकिन यहां वो चेक करना होगा कि ये बिल्कुल बनके तैयार हुआ कि नहीं, चेक पॉइंट से टेस्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट, ईटीसी, इस तरह के लोग हैं वो कंप्लीटली जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, कंप्लीटली डुप्लीकेटेड। वो चेक होगा कि हाँ डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और यहां इसलिए भी चेक कर लिया जाता है क्योंकि वही बात है, हिस्टोन प्रोटीन का बनता है, एस में बनती है, इसमें बनने की बात आएगा ना, ऐसे बोला ना मैंने आपको। यहां पर ये डुप्लीकेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर उन्होंने क्या बना लिया, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस। अमाइनो एसिड तो मैंने पहले बना लिया था ना, तो यहां हिस्टोन प्रोटीन की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। अमाइनो एसिड इसके लिए कहां बनाया था, जीवन में बना लिया था हमने, राइट। तो यस बेटा, अब आइए बात करते हैं कि ये भी चेक हो गया। चेक होने के बाद ये साहब बता जाएगा, नाउ ये G2 जो है, नाउ दे विल शिफ्ट टू, ये मूव करेगा किधर, एम फेज की तरफ। मतलब ये कि ये अब तैयार हो चुका है एम फेज में जाने के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या है बेटा, वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि यदि आपने सेल साइकिल की प्रोविजन रखी है और उस प्रोविजन में आप ये बता रहे हो कि भाई हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मान लो ये M है, ये G1 है, ये S है और G2 है। ऐसा माना जाता है कि यदि एक बार सेल ने एंट्री ले ली कहां, S फेज में, Once cell enters in the S phase, आप यूं समझ लो उसका सेल डिवीजन होना ऑलमोस्ट तय है। So cell is committed to divide the cell, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि once cell enters कहां, S phase बेटा, S phase, तो इससे क्या होगा, they are committed for cell division, committed फॉर सेल डिवीजन। मतलब उसको अब सेल तो डिवाइड करना ही है, अब ऑलमोस्ट तय है कि सेल डिवाइड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यूं समझ लो जैसे मेडिकल में होता है, मेडिकल कॉलेज में एंट्री करना मुश्किल है, एक बार यदि मेडिकल कॉलेज में आपने एंट्री कर ली तो डॉक्टर बन के निकलते हो बेटा आप, राइट, लाइक दैट। लेकिन हाँ, इरेगुलरिटीज हो सकती है तो प्रॉब्लम आएगा, उसको भी रोका जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा मानते हैं एस में एंट्री कर गया तो वो चला ही जाता है। क्लियर है? चलिए बेटा अब आइए, तो यहां पर ये सारी बातें हो गई, एस की हो गई बातें, G2 की भी बातें हो गई। अब हम आ गए हैं एम फेज में, एम फेज में, दैट इज द माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। माइटोटिक या माइटोसिस दोनों लिखते हैं, माइटोटिक या माइटोटिक फेज। यहां क्या होना है, यहां क्या होना है, यहां आप देखेंगे बेटा, यहां दो फेज में काम होएगा। पहले फेज में कैरियोकाइनेसिस होगी, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप में काम होगा, और दूसरे स्टेप में काम होगा क्या, यस बेटा, सेकेंड स्टेप में होगा कैरियोकाइनेसिस। नाम से स्पष्ट है, यहां कैरियन वर्ड है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहां क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियर की डिवीजन, राइट। अब ये न्यूक्लियर की डिवीजन जो होगी, न्यूक्लियस डिवाइड्स, कैसे डिवाइड्स, तो ये डिवाइड्स करेंगे अंडर 4 सब स्टेजेस। अब यहां भी 4 छोटे छोटे स्टेजेस है, उनके अंतर्गत ये डिवाइड करेंगे। ये कौन कौन से 4 स्टेजेस है बेटा, याद करो, यस, दिस इज प्रोफेज, जल्दी बताइए दूसरा क्या होगा बेटा, गुड, मेटाफेज, देन वेरी स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा समय लेने वाला, एनाफेज, एंड फाइनली वी हैव बेटा टेलोफेज। So in this way we have total 4 sub stages, right ना। तो ये 4 स्टेज में सारे काम होंगे। मैं बच्चों को बोलता हूं याद रखना PMAT, याद रहेगा, ये सीक्वेंस याद रखना आप लोग, क्या रखना है, PMAT, ये PMAT है। PMAT मतलब ये टोटल हमारी कितनी फेजेस हो गई बेटा, ये टोटल 4 फेजेस हो गई हमारे, 4 फेजेस, 4 सब स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्लियर है? यस। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इस सब में जो है ज्यादा टाइम लेने वाला, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट टाइम आप लेंगे तो ये कौन लेगा, प्रोफेज, ये लॉन्गेस्ट टाइम लेगा, लॉन्गेस्ट टाइम, लंबा फेज होता है बेटा। और सबसे छोटा होता है यस एनाफेज, दिस इज द स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट फेज, शॉर्टेस्ट फेज। तो यदि आप इसको अरेंज करना चाहते हैं टाइम के बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा टाइम क्या लेगा, प्रोफेज, उसके बाद टाइम मानते हैं टेलोफेज का, उसके बाद मानते हैं मेटाफेज का, और सबसे छोटा मानते हैं एनाफेज। तो इस तरह से बेटा ये आपकी हायरार्की हो गई, किसकी, एम फेज की। सी दिस इज योर एम फेज में ये बताया, एंड दिस इज द रेट ऑफ टाइम टेकन, टाइम टेकिंग के बेसिस पे ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है मेरे को पूरे का बताओ, पूरे का बताओ मतलब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नहीं मेरे को पूरे का बताओ, पूरे मतलब पूरी सेल साइकिल का बताओ। तो अब सीक्वेंस कैसे लेंगे बेटा, ध्यान दो। तो सबसे पहले याद करो, मैंने कहा था G1 ज्यादा है, इसके बाद कौन आएगा, S आएगा, उसके बाद कौन आएगा, G2 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, M आएगा। क्लियर है? तो ये सबसे छोटा, अब यहां मैं बात करूं, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट, क्लियर है, टाइम, और यहां ये हो गया शॉर्टेस्ट। यदि मैंने केवल इंटरफेज लिया था तो मैंने इन तीनों में बोला था क्या, G2 होगा, रिमेंबर ना। लेकिन मैं चारों लूंगा तो हमारा सबसे छोटा M हो जाएगा, और M से अब पूछा जाएगा कि M में बताओ, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, PTM में, राइट ना, PTM में, और सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, यस बेटा, यहां सबसे छोटा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट वन एंड दिस विल बी द लॉन्गेस्ट टाइम। चलो, तो ये तो क्वेश्चन का बहुत बड़ा हब है, यहां से सोल्व होने वाला आपका, राइट। नाउ मैंने क्या बोला था, याद करो, इंटरफेज में सारी काम, जितने भी सारे स्टेजेस चेंजेस हुए हैं वो सब क्रोमैटिन फॉर्म में दिखेगा। मतलब ये कि यदि आपने इंटरफेस की बात करी है, इंटरफेस की बात करिए बेटा, ये इंटरफेस ले लो, ऐसे बात करिए आपने, मैंने क्या बोला था, ये G1 है, ये S है, ये G2 है,
और ये है हमारा M। तो यहाँ क्रोमैटिन है, यहाँ भी क्रोमैटिन जस्ट डबल हो गया, बट यहाँ क्रोमैटिन ही होगा, यहाँ भी क्रोमैटिन जैसा दिखेगा, यहाँ क्रोमोजोम के रूप में दिखाई देने लगेगा। मतलब क्रोमोजोम की जो विजुअलिटी है वो यहां आएगी, ये विजिबल होगा, ये विजिबल होगा बेटा, राइट ना। लेकिन ये जो मैंने कहा यहां पे क्रोमोसोम विजिबल होगा, फिर क्रोमोसोम टूटेगा। टूटने के प्रोसेस में हम देखेंगे, जब हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे उसमें डिटेल देखेंगे प्रोफेज में क्या होता है, कैसे मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे चला जाता है, एनाफेज में कैसे क्रोमैटिड्स जो है सेंट्रोमेयर के स्प्लिटिंग से टूट जाते हैं, फिर वो एनाफेज में क्या हो गया, फिर ऊपर अपना टूटने के बाद ऊपर चल गया, फिर टेलोफेज आया, फिर क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ये कंप्लीट होगा तुरंत टेलोफेज के आसपास ही हमारा शुरू हो जाता है सीके। सीके बोले तो यस बेटा, सेकेंड फेज साइटोकाइनेसिस। यहां पर क्या है, दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यस, और ये दो मेथड्स होते हैं, प्लांट में अलग होता है और एनिमल में अलग होता है। पर इन डिटेल आप देखोगे, प्लांट के केस में हम जानते हैं कि हमारे पास एक मेथड है प्लांट सेल प्लेट मेथड। उसके तहत कहां होता है बेटा, ये होगा इन प्लांट सेल। लेकिन यदि सेल फ्यूरो फॉर्मेशन के द्वारा, क्लीवेज फॉर्मेशन के द्वारा ये प्रक्रिया इस मेथड से वो कहां करेगा, वो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस करेगा, एनिमल सेल्स में। क्लियर है। तो हियर वी फाइंड हियर क्या कि किस तरीके से एम फेज में ये सारे काम होंगे। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ क्रोमोजोम के फॉर्म में आपको सब कुछ दिखने वाला है, क्रोमोजोम साफ साफ दिखाई देगा, राइट ना। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में दिखेगा। सबसे बड़ा प्रोफेज है, सबसे छोटा एनाफेज है, राइट। उसकी हायरार्की मैंने बताई और ये सीक्वेंस हो गया बेटा, ठीक है। अब आइए, यस, क्वेश्चन ये आता है कि एम फेज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, एम फेज जो आपने कहा माइटोटिक फेज, यहां पे होते होते क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएगा। मतलब ये कि आपने डिवाइड कर लिया ना, मतलब ये सेल था आपका, उसके डिवीजन थे, आपने बोल दिया कि क्या हो जाएगा, एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब आपने कहा नहीं, ये हमारा सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरी फेज हो गई, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, दो सेल हो गए, आइडेंटिकल सेल बन जाएंगे, दैट इज द एम फेज माइटोसिस। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन ये आता है, ये माइटोसिस जो है ये कहां होता है। एनिमल सेल है और प्लांट सेल हमारे पास। अब समझिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहां पे, बोल रहा है क्वेश्चन कि एनिमल सेल्स में ये जो एम फेज है माइटोसिस, ये केवल कहां देखा जाता है बेटा, ये केवल आपको दिखेगा 2n में। माइंड वेल, 2n का मतलब डिप्लॉयड सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स। और ये डिप्लॉयड सेल्स कैसे होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। इसी को आप बोल सकते हो नॉन जर्मिनल सेल, नॉन जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होंगे, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ अब ये बात थोड़ा समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना। आइए समझते, थोड़ा सा अलग लेते हैं, ये समझिए स्थिति क्या है यहां पे, क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ये सिंपल बोलना चाह रहा है कि भाई एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, राइट ना, हमारे पास जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड बॉडी होती है। मतलब हमारी बॉडी का मतलब ये हुआ बेटा, हमारी बॉडी जो शुरू में हुई वो सोमैटिक बॉडी है। तो सोमैटिक बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उसकी प्लॉयडी लेवल जो होती है वो 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। अब आप सोचो ये 2n है, डिप्लॉयड है, और ये क्या करेगा, अब ये डिवीजन करेगा, क्लियर ना। तो अब ये डिवीजन क्या करेगा, आप देखो ये डिवीजन क्या करेगा, यदि ये माइटोसिस करता है, यस करता है, बिल्कुल करता है, मतलब 2n की एक सेल थी और ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा, फिर से दो सेल बना लेगा, वहां भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम उसकी उतने ही होंगे, ये माइटोसिस हो गया। तो कहा ये होता है कि नहीं होता, यस, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में माइटोसिस मतलब ये जो एम फेज है ये होता है। यही बात कही जा रही है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको।
अब रही बात है ये बोली क्यों जा रही है, क्यों बोली जा रही है, ऐसा भी है क्या कि कहीं नहीं होता? यस, ये जानना ज्यादा जरूरी है बेटा। अब समझो यहां पे होता क्या है, यदि ये मान लो चली जाए मियोसिस के लिए, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड होता है, रिडक्शन डिवीजन। नाउ तो यहां क्या होगा, जो 2n है हमारा बेटा, यहां से 4 सेल बनेंगे और सबकी प्लूइडी लेवल हो जाएगी आधी, मतलब सेल था कैसा, डिप्लॉयड। अब ये क्या किया, रिडक्शन डिवीजन, क्या बन गया, हैप्लॉयड। अब समझना, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल सेल्स में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वहां पे माइटोसिस मोस्टली होता है, प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी एनिमल में। सेकेंडरी जब ग्रोथ होगा, मतलब जब वो सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाएगा, पुबर्टी गेन कर लेगा, तो उसको बनाने होंगे क्या, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो उस जर्म सेल्स बनाने के लिए वो क्या करेगा, रिडक्शन डिवीजन करेगा बेटा, मियोसिस करेगा और ये हैप्लॉयड सेल बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनिमल सेल्स हैं, ये एनिमल सेल्स दोनों करेंगे, प्राइमरी स्टेज में वो माइटोसिस करेंगे, अपनी बॉडी को ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे। सेकेंडरी स्टेज में हो सकता है कि ये क्या करे, मियोसिस करे जर्म सेल्स को बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने अभी तक डिप्लॉयड सेल रखा, अब जो सेल आया बेटा ये हैप्लॉयड सेल आया। अब मेरा ये कहना है, क्वेश्चन यहां ये बोल रहा है, ये वनली का क्या मतलब, ये वनली का मतलब ये डिप्लॉयड सेल में तो करेगा, लेकिन जब आप हैप्लॉयड सेल की बात करेंगे, जब ये हैप्लॉयड सेल की बात करेंगे तो ये बोलना चाहता है कि यहां नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये समझना है। इसलिए नहीं करेगा बेटा कि यहां पे हैप्लॉयड सेल में ये बना है, क्यों बना, आप ही सोचो ये क्यों बना। इसलिए बना ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एक मेल गैमेट की बनी, एक फीमेल गैमेट की बनी, सो डैट कि तुरंत यहां हो फर्टिलाइजेशन और फिर से बनेगा 2n। तो यहां जो n हैप्लॉयड सेल बनी, ये जो हैप्लॉयड सेल बनी, ये माइटोसिस के लिए नहीं बनी, उसको n का नंबर अब बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस n को फ्यूज करके जाइगोट बनाना है, अपने स्ट्रक्चर को रिस्टोर करना है जो 2n से n बना था। उसके लिए क्या करेगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा, सिनगामी करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे वो क्या किया, यस उसने फर्टिलाइजेशन करी और 2n बॉडी बनाया और यहां फिर से वो रिस्टोर करके बेटा वो डिप्लॉयड सेल बना लिया। समझिए आप। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि यहां से वो n से 2n ऐसा करता, ये जो n आया इससे फिर माइटोसिस करता नहीं, ये माइटोसिस यहां पे करने के लिए ये बना ही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं करता। तो माइटोसिस नहीं होती, केवल ओनली माइटोसिस ही होती है केवल डिप्लॉयड सेल में। हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस नहीं होती, इसीलिए लिखा ओनली, ये ओनली फॉर डिप्लॉयड सेल, नॉट फॉर हैप्लॉयड सेल, नॉट फॉर हैप्लॉयड सेल। और ये किसके लिए बेटा, ये है एनिमल सेल के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, इज इट क्लियर। रही बात प्लांट्स की, तो कहा प्लांट में कहां होगा भाई, तो कहा प्लांट में आप देखेंगे यहां दोनों जगह होगा, यहां पे एन सेल जो होगा हैप्लॉयड वहां भी होएगा, 2n सेल होगा डिप्लॉयड वहां भी होएगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, पूरे बॉडी में ये गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाएगा बेटा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी, उससे माइटोसिस कर करके मल्टीसेलुलर हो जाएगा, बट प्लूइडी लेवल वही रहेगी। और ऐसा बहुत कॉमन होता है, आपको याद होगा कहां, रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है बेटा, ये होता है एल्गी में और ये होता है ब्रायोफाइटा में। जबकि डिप्लॉयड की यदि आप बात करेंगे तो ये जाके स्पोरोफिटिक बॉडी बनाता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है बेटा, और ये 2n होता है। ये यूजुअली कहां होगा,
तो ये इधर लिखता हूं मैं, ये होता है बेटा कहां, टेरिडोफाइटा में, फिर जिम्नोस्पर्म में, और फिर एंजियोस्पर्म में। क्लियर है? ये तीनों जगह होता है, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। और यही कारण है कि ये प्लांट में आपको मिलेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझते हो व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? यस, लेट्स सी, आइए मैं बताता हूं आपको। तो ये बात समझ में आई पहले, ये बात समझ में आई पहले। एम फेज एनिमल के लिए केवल डिप्लॉयड में होगा, हैप्लॉयड में नहीं होगा। क्यों? चूंकि हैप्लॉयड बनते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ना कि और बॉडी बनाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होगा, गैमेटोफाइट भी बनेगा और स्पोरोफाइट भी बनेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, राइट ना? अब आइए बात समझते हैं। यस, एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी, नेट को देख लेते हैं बेटा, फिर मैं थोड़ा सा वो भी बताऊंगा। अपने नेट समझना जरूरी है ताकि आपने जो इतना पढ़ा है ये आप समझ लीजिए। आइए, जो मैंने बताया, क्या क्या बताई समझिए। ये तो मैंने पिछले टॉपिक में ही देख लिया था, ये लेक्चर 1 में ही देख लिया था। आइए अब लेक्चर 2 की बात करते हैं। ये लेक्चर 2 यहां से आपका है, राइट? यहां पे आप देखिए, मैंने ये बोला कि एम फेज जो है रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल क्यों? क्योंकि इसी पे सेल न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चर्स जो होंगे, चेंजेस जो दिखाई देते हैं, पहला। दूसरा, ये अडकर्स होता है इंटरफेज रिप्रेजेंट करेगा, एम फेज और इंटरफेज रिप्रेजेंट करेगा। और ये इंटरफेज कहां है? देखो, बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो एम के बीच है, राइट? राइट ना? बता देना, ये एम आया, फिर क्या आया? इंटरफेस, फिर आया एम फेज, मतलब दो एम के बीच में इंटरफेस होता है। सिंपल का यहां सिग्निफिकेंट है जानना कि हमारे ह्यूमन में कितना 24 आवर्स का समय एवरेज लगता है, ये भी डिस्कस किया था हमने, राइट? राइट में 95% इंटरफेज होगा, रिमेनिंग जो 5% है वो एम फेज के लिए होगा, राइट? फिर बोला ये जो एम फेज होते हैं उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। वो कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे जहां पर डॉटर क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होता है, पहले बनाते हैं और फिर जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब क्या? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और इसका एंड कैसे होगा? साइटोप्लाज्म के डिवीजन से, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या? साइटोकाइनेसिस। अब यहां पे जो इंटरफेज है, हाँ, ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इस टाइम में क्या होता है? सेल प्रिपरेशन कर रहा होता है डिवीजन के लिए, और यहां सेल की ग्रोथ होती है, जहां डीएनए रेप्लिकेट करता है ऑर्डर मैनर में। मैंने बताया था ना, सब कुछ कैसा होता है? सीक्वेंशियल होता है बेटा, राइट? नाउ कितने फेज होंगे? 3 फेजेस होंगे। कौन कौन? G1, S और G2। तो एनसीईआरटी के सारी आंसर में आ गया, दैट्स व्हाई मैंने रखा है यहां पर NAT, एनसीईआरटी एट द टिप ऑफ योर टंग, राइट ना? या नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एनसीईआरटी का लाइन चाहिए, समझते हैं क्या बोला। ये इंटरफेज में फर्दर 3 फेज हो जाएंगे। देखो क्या बोलता है, G1 में क्या होता है? ये इंटरवल है M, और इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब S की बात कर रहा है, ये मैं बोल रहा था उस समय आपको। जो G1 फेज होते हैं वो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होता है, वहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। यहां पे डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन वहां होता नहीं है, राइट ना? नाउ इस फेज जो सिंथेटिक फेज होता है वो आपका मार्क करेगा कैसे? डीएनए के सिंथेसिस से या रेप्लिकेशन से। और ड्यूरिंग दिस टाइम जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा। क्या डबल? अमाउंट डबल, अमाउंट डबल। और इनिशियल अमाउंट यदि आपने लिया है 2C तो आप बढ़ के वो 4C हो जाएगा, राइट ना? फिर बोला देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं होगा। कैसे होगा? 2N था, अभी भी 2N है, और हमने 2C लिया था, अब हो गया 4C, तो बढ़ा क्या? यस, कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम ये डबल हुआ एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, राइट? नाउ यदि सेल डिप्लॉयड है तो वैसी स्थिति में जो G1 में रहेगा वही रह जाएगा। मतलब मान लो आपने G1 रखा, S रखी और G2 रखा, तो तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां मान लो आपने 2N रखा तो यहां भी 2N ही रह जाएगा, यहां भी 2N, तीनों फेज में वही रहेगा। लेकिन यहां यदि आपने 2C किया तो यहां 4C हो गया, यहां भी 4C हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, गॉट इट? ये चेंजेस आएंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ये कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर?
नाउ इस फेज में एनिमल की बात कर रहा है, इस फेज जो एनिमल की बात कर रहा है क्या होता है, इस फेज में एनिमल में सेल डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन होती है न्यूक्लियस में ही, और जो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में। G2 में क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी, प्रिपरेशन करेगा किसके लिए, एम फेज के लिए, और सेल की ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है। क्लियर है, ये मैंने पहले ही देख लिया था बेटा। नाउ तो ये मैंने बताया आपको डीएनए में क्या चल रहा था, ओके कैसे वो डीएनए रेप्लिकेट करा, फिर एम फेज में आया, एम में कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुआ। प्लांट के केस में मैंने बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है ये थोड़ा सा मैं समझा दूं शॉर्ट में। प्लांट में आप देखिएगा, ये स्पेशली मैं बता रहा हूं प्लांट में, प्लांट में क्या होता है कि सबसे पहले स्पोरोफाइट बनते हैं। ये जो स्पोरोफाइट होता है बेटा ये 2n होती है। दूसरा जो फेज होता है वो बनता है गैमेटोफाइट, ये जो होती है बेटा ये n होती है, ये 2n ये n। ये जो है ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्पोर मदर सेल। मदर बोला मतलब डिप्लॉयड होगा 2n, लेकिन ये अब बनाता है क्या, स्पोर n, मतलब यहां रिडक्शन डिवीजन हो गया, गॉट इट, ये मियोसिस हो गई। अब ये क्या बनाया, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनाता है बेटा, यही बनाता है गैमीट। ये गैमीट्स जो होंगे वो मेल गैमीट्स होंगे और फीमेल गैमीट्स होंगे, दोनों फर्टिलाइज करेंगे। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाती है क्या, जाइगोट, और यही जाइगोट क्या बनाएगा, यस बेटा फिर से ये बनाएगा। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट अल्टरनेटिवली आता रहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि लाइफ में ये चीजें चलती रहती हैं। तो आप ये समझने की जरूरत है, ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास 2n है और इससे n बना, तो फिर ये n से n/2 कभी नहीं होगा, नहीं। डिवीजन आपने कर दिया, 2n यदि कर दी किस चीज से, मियोसिस से, तो फिर ये दो सेल जो बना था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों रीस्टोर करेगा, तब जाके हाफ होगा। माइंड वेल, कंटिन्यूअसली केवल डिवीजन नहीं होता, ग्रोथ देन डिवीजन, ये मैं बोलने का मतलब बता रहा हूं जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, क्या, सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पहले ग्रोथ देन डिवीजन, ग्रोथ देन डिवीजन, यहां भी इसी बात को स्पष्ट कर रहा है, राइट ना। चलिए बेटा, तो ये लेक्चर में हमने वो टॉपिक पढ़ लिए। अब आ रहा है बेटा फास्टली, लेट्स सी द ब्रेन स्कैनर। अब आ गया टाइम, इतना जो मेहनत करा आपने उसको यस प्रूव करने का। कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, लेट्स स्टार्ट। चलो बताओ, सेल साइकिल इज एब्सेंट इन, कब एब्सेंट होगा, याद कीजिए। यहां मैंने बताया था ये सेल साइकिल एब्सेंट कब होता है, पिछली क्लास में बताया था प्रोकैरियोट्स में। बैक्टीरियोफाज ये तो वायरस है, माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल, लेकिन ये भी स्मॉलेस्ट सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये एब्सेंट कहां होता है, प्रोकैरियोट में, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट, यस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कि भाई अमॉन्ग, देखो बेटा ये पीवाई की बात देख लो, कब का क्वेश्चन है आपका, यस 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भाई रेप्लिकेशन कब होती है, याद करो रेप्लिकेशन तो एस में ही होती है, इन दोनों में तो होना नहीं है, सो दिस इज यस, राइट। नाउ लेट्स सी, बोलो ये देखो क्वेश्चन आपके कब के हैं, यस 23 का क्वेश्चन है। बोला एम फेज और इंसाबी के बारे, ये आपके लिए है, ये मैं लेक्चर 3 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एम फेज कब होता है, राइट, G2 कब होता है, G1, बाकी आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो। ये बताओ, ये देखो एम फेज में क्या होता है, याद करो, एम फेज बोलता है ये इनएक्टिव फेज, ये बेटा यही इनएक्टिव फेज है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही इनएक्टिव फेज है। दूसरा G1 में क्या, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल डिवीजन मतलब इक्वल डिवीजन, आइडेंटिकल, ये कौन हो गया, एम फेज। ना बोलता प्रोटीन सिंथेसिस होना, प्रोटीन सिंथेसिस यहां भी होता है, यहां भी होता है, कॉमन है, लेकिन बोलता है क्या, इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये किसके लिए हुआ, एस, तो एम और एस के बीच में कौन है, जहां इनिशिएशन है मतलब पहले, तो ये G1 हो जाएगा, तो ये हो गया G1, राइट, बचा ये G2, दिस इज द कंडीशन। क्लियर है बेटा, तो ये क्या होगा, 1 का S हो गया, 1 का S है, 2 का P है, एस क्यू एस पी, यही हो गया आंसर। क्लियर है, कोई क्वेश्चन बेटा आप सोल्व कर सकते हो जो कॉन्सेप्ट आपको मिला है। नाउ
मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम टेकन सेल साइकिल में। याद करो मैक्सिमम के लिए क्या सीक्वेंस बताया था, G1 होगा, फिर S होगा, याद आ रहा है, फिर G2 होगा, फिर M होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि आप बताना मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम क्या किस में होगा, ये हो गया मैक्सिमम बेटा, दिस इज मैक्सिमम, और ये हो गया मिनिमम। सो G1 एंड M कहीं है, ये ले लो, क्लियर है बेटा। कोई क्वेश्चन आपको लो बन जाएगा। ये बताओ टाइम टेकन टू डिवाइड वंस ईस्ट में और इकोलाई में। याद कीजिए ईस्ट में हमने कितना लिया था, 90 मिनट की टाइम लगी थी, याद कीजिए आप, और यहां बैक्टीरिया है ये 20 मिनट्स। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल बी द आंसर, 90 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। क्लियर है? यस। नाउ लेट्स सी। फिर आओ ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका यस 24 का क्वेश्चन है बेटा। यहां क्या बोल रहा है, आपको बताना है G2S G1, आपको बताना है क्या सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताओ गिवन ऑप्शन में। तो सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहला सीक्वेंस क्या होना बताओ, G1 होगा, इसके बाद क्या आता है G2 होगी, उसके बाद क्या होता है S देन G2, इसके बाद क्या होगा M में सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेज, यस कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या होगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो G1 आपका ये हो गया 1, S ये G2 ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है? तो लाइक दैट वी कैन फाइंड। क्लियर है? चलो, सो दैट्स ऑल बेटा अबाउट द, यस हमने सेल साइकिल समझ लिए और हमने सेल साइकिल के फेजेस पढ़ लिए, इंटरफेज और एस फेज। क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने बताई कि ये नॉर्मल कंडीशन बताया, बट उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या कि भाई सेल कब साइकिल अपनी कंप्लीट नहीं करेगा। क्या आपको पता है हमारे बॉडी में कौन ऐसा सेल है जो डिवीजन नहीं करता? कुछ ब्रेन लगाओ तो समझ में आएगा कि ब्रेन सेल भी डिवीजन करता है या नहीं करता। किडनी लगाओ मालूम चलेगा किडनी करता है या नहीं करता, राइट। हार्ट हमारी कैसी है, सेल डिवीजन करती है, सेल के साइकिल उसमें होंगे कि नहीं, डिवीजन होंगे कि नहीं, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। कब? यस बेटा, इन द थर्ड लेक्चर, and that will be the next day. Okay beta, so thank you, keep your study under our mentors yourself and explore yourself as a great doctor. Thank you.